तो इससे साफ है कि वो जो एक पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष ने पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश किया। 428 पेज की रिपोर्ट 6 महीने में तैयार करके दी। तय करिए, जाइए ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में अगर आपके पक्ष में नहीं फैसला हुआ, आपकी ज़मीन है फिर भी वक्फ ने कर दिया और उसको वक्फ घोषित कर दिया ट्रिब्यूनल ने। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों सदन में तो बिल को पेश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद विपक्ष कितनी हावी होने की कोशिश करती रही और वो कितनी हावी हो पाई और कितने अपने आप को साबित कर पाई, उसके लिए आज हम मौजूद हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी के पास, जो वो बताएंगे कि ये डिसेंट नोट पर इतना बवाल क्यों हुआ और क्यों विपक्ष इतना हंगामा करती रही कि उनकी मांग को शामिल नहीं किया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों विपक्ष इतना हावी हो रही है, जबकि आप कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष के साथ बातचीत होती रही है, सारी मीटिंग्स उनके साथ हुई और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उनकी मांग को हटा दिया गया। देखिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों हावी हो रहा है, या विपक्ष ने क्यों हंगामा किया, या विपक्ष ने पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश किया कि हमारा नोट ऑफ डिसेंट नहीं शामिल किया जा रहा है। तो इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहा है। वो किसी न किसी को अपीज करना चाहते थे, या कहीं ना कहीं उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि मतलब तुष्टीकरण के आधार पे एक लोगों को संतुष्ट करना चाहते होंगे, या देश के अल्पसंख्यकों को ये बताना चाहते होंगे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ लेकर के अमेंडमेंट बिल आई है वक्त पे, ये आपके हित में नहीं है, इससे ये पास हो जाएगा तो मस्जिद छिन जाएगी, खानकाह चला जाएगा, इमामबाड़ा चला जाएगा, इदारा चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा। तो पूरे देश में अगर जेपीसी के मेंबर, जो हर कमेटी जो 38 बैठकें हुई, उन 38 बैठकों में 8-8 घंटे सभी ने पार्टिसिपेट किया, इतने फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के साथ मीटिंग्स हुई, देश के तमाम राज्यों में जाकर के सभी ने बैठकें की। तो कहीं तो इस कानून में है नहीं कि अगर ये कानून बन जाएगा तो कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी या कहीं कोई मस्जिद या कोई मतलब ईदगाह चला जाएगा। लेकिन ये जानबूझ करके जेपीसी के हमारे जो सदस्य, आपने कहा कि नोट ऑफ डिसेंट को लेकर के इतना हंगामा कर रहे थे, तो जान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अमेंडमेंट लेकर के सरकार आई है, ये वक्फ के कानून को और बेहतर बनाना चाहती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो वक्फ है, चाहे 1995 का प्रिंसिपल एक्ट हो या 1954 से जब से बना, इस वक्फ से लोग अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करते हैं गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, या ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए, विडोज के लिए, आर्फन बच्चों के लिए। कहीं आप इसका फ़ायदा देख रहे हैं कि किसी गरीब मुसलमान को मिल रहा, किसी गरीब विधवा मुस्लिम्स को मिल रहा, किसी गरीब अनाथ बच्चे को मिल रहा? वक्फ की प्रॉपर्टी रोज़ सुनाई पड़ता होगा आपको कि जो मुतवल्ली हैं, वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं महंगे दामों पे। तो अगर सरकार इस नज़रिए से आई कि हम एक संशोधन ला करके वक्फ का जो पर्पज़ है, वाकिफ़ जो मंशा है, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक उस वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से गरीबों का, पसमानदा का, आम लोगों का फ़ायदा हो, ये लेकर के आई। अब उसमें ये कानून न बने क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हितों पे कुठाराघात होगा, वो मुतवल्लीज हों या चाहे ऐसे लोग हैं, तो ये शोर मचा रहे हैं। अब बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार या चाहे मैं कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैंने 428 पेज की रिपोर्ट 6 महीने में तैयार करके दी, 428 पेज की रिपोर्ट है, 288 पेज का ऑलरेडी नोट ऑफ डिसेंट है, तो 288 पेज का नोट ऑफ डिसेंट कम है, लेकिन इसके बावजूद सदन में उन्होंने हंगामा किया। तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि हमारे संसद साथी या प्रतिपक्ष के साथी वो कह रहे हैं कि हमारा नोट ऑफ डिसेंट नहीं है उसके कंटेंट, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि आप नोट ऑफ डिसेंट
जो कहते हैं इनका जोड़ दीजिए। तो इससे साफ है कि वो जो एक पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पूरे देश में आम मुस्लिम्स में एक ये संदेश देना चाहते थे कि जैसे हम आपके हितों की जो बात हमने की है या मुस्लिम्स के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उन बातों को नहीं रखा गया। अब जब गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कह दिया कि आप और जो जोड़ना चाहते हैं, 288 पेज में आपका नोट ऑफ डिसेंट है, और जोड़ना चाहते जोड़ दिए, और जोड़ भी दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब तो नहीं कुछ कह सकते। अब तो उस हंगामे के बाद वो चुप हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के गृह मंत्री ये कह देंगे हमारी पार्टी को कोई इतराज़ नहीं, तो अब कोई एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये सरकार अगर इस वक्त के अमेंडमेंट को लाई थी तो यही सोच के, जैसे कभी 3 तलाक आया तो कितना शोर हुआ पूरे देश में, और पूरे देश के मौलानाओं ने विरोध किया, लेकिन जब पास हो गया तो आज देश की अल्पसंख्यक हमारी जो ख़वातीन हैं, बहनें हैं, वो आज के उनको लगता है कि एक बार निकाह हुआ तो हम सिक्योर्ड हैं। ये नहीं कि कोई गुस्सा हुआ और 3 तलाक कह दिया तो हम सड़क पे आ गए। या आर्टिकल 370 35A जब पास हो रहा था, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर आर्टिकल 370 35A जम्मू कश्मीर से हटा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज जम्मू कश्मीर में भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए सब कानून लागू हो रहे हैं। वर्ल्ड का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, हब बन रहा है, देश की मुख्य धारा में आ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे भी जब ये वफ़ का कानून, अब हमने रिपोर्ट दे दी है, अब वो रिपोर्ट जाएगी, मंत्रालय एग्जामिन करेगा, और हमने भी जो सरकार ने 44 अमेंडमेंट किया था, उस 44 में हमने 14 क्लॉजेज में हमने अमेंड करके भेजा है। तो अब हमारा अमेंडमेंट, जेपीसी के अमेंडमेंट, सरकार को उसको मानना होगा। तो वो अमेंडमेंट क्या होंगे और उससे किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? महिलाओं को? पसमानदा मुस्लिम बहुत पिछड़े हुए हैं मुस्लिम समुदाय में, सबसे ज़्यादा माना जाता है कि पसमानदा मुस्लिम बहुत गरीब हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। तो वो कौन सा वर्ग होगा जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जेपीसी की कानून आ जाने के बाद? पहली बार जी ये जो हमने अमेंड किया है जी उसमें साफ किया है कि वक्फ से अल्पसंख्यक महिलाओं को, बच्चों को और गरीब पसमानदा को इसका फ़ायदा मिले। ये अमेंडमेंट करके हमने दिया। अभी तक ये वक्फ में नहीं था कि वक्फ की जो है उसका फ़ायदा किसको मिले। तो एक साफ है कि आप अगर समाज के मौलाना हैं या समाज के आप उस नुमाइंदगी करते हैं, अल्पसंख्यक हैं, सांसद हैं, तो आज तो आपको वेलकम करना चाहिए कि अगर सरकार ये ला रही कि वाकिफ़ का इंटेंशन है, तो उस वाकिफ़ के इंटेंशन के मुताबिक जो आपने कहा कि गरीब, मुसलमान, पसमानदा या ख़वातीन या अनाथ बच्चे इनको मिले, तो ये हमने अमेंडमेंट किया है। तो मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्पसंख्यक गरीबों को, महिलाओं को और बच्चों को मिलेगा। तो ये जो विरोध है, और जब मैं रिपोर्ट पूरी पढ़ रही थी तो उसमें ये आया कि दिल्ली और उसके जो राज्य जो जहाँ पे सल्तनत काल की प्रॉपर्टी हैं उसको वक्फ बोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर दी, वक्फ बोर्ड ने उस पर कैसे दावा पेश कर दिया है, जबकि वो तो 14वीं शताब्दी से पहले के हैं, जब से वक्फ बोर्ड आया। अब एक उदाहरण दूँ जी। 1911 में ब्रिटिशर्स ने ये फैसला किया कि हम कोलकाता की राजधानी दिल्ली ले आएंगे। जी। और 1911 में राजधानी बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ज़मीन एक्वायर किया, उसका कंपनसेशन दिया, पूरा फार्मर्स को एक्वायर कर लिया 1911 में, और राजधानी आई। 1970 में जो ब्रिटिशर्स ने कैपिटल के लिए एक्वायर किया था, ऐसे 123 प्रॉपर्टी पे वक्फ ने दावा कर दिया 1970 में, जिसका ना कोई वक्फ था, ना कोई डीड था, ना कोई वक्फ बाय यूजर था, लेकिन उसको उन्होंने 1970 में, क्योंकि अभी एक सेक्शन 40 था कि जिसमें अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया जाए तो उससे ये होता है कि फिर ओनर्स या बर्डन दूसरे का होता कि आप तय करिए, जाइए ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में अगर आपके पक्ष में नहीं फैसला हुआ, आपकी ज़मीन है फिर भी वक्फ ने कर दिया और उसको वक्फ घोषित कर दिया ट्रिब्यूनल ने, तो उसकी अपील नहीं हो सकती थी। इस बार हमने जो अमेंडमेंट किया है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल में किया है कि ट्रिब्यूनल में की अपील हाई कोर्ट में लाई हो सकती है। अगर देश के आम ज़मीन के, आम रेवेन्यू के मामलों में
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई जा सकता है एग्रीव्ड व्यक्ति, तो आखिर इसमें क्यों न जाए। आप देखते हैं गवर्नमेंट की 123 प्रॉपर्टी, यूपी में अभी कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां हर ज़िले में 100-150 प्रॉपर्टी ऐसी निकली है। अभी अभियान चला के उन्होंने, जब हमने जवाब मांगा था तो हर ज़िले में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपना घोषित कर रखा था। तो एक इस बिल के पास होने के बाद देश के बहुत बड़े पैमाने पे वक्फ का जो डिस्प्यूट है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, जिसको वक्फ क्लेम कर रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो इसका एक पटाक्षेप हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है अपीजमेंट की पॉलिसी लाके इस तरह के बढ़ावा दिया गया वक्फ को, या कोई और वजह रही जिसकी वजह से जो अचानक जो कभी 52,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी वक्फ की, वो अचानक 9.4 लाख करोड़ में तब्दील होती चली गई? अब देखिए, कर्नाटक में आज भी कांग्रेस की सरकार है। जी अभी जब से ये वक्फ जेपीसी के सामने आया, जी वहाँ एक मिनिस्टर हैं वक्फ के, उन्होंने जिलों में वक्फ की अदालत लगाना शुरू कर दिया। और जो सैकड़ों साल से किसान खेत को जोत बो रहे थे, उसको वक्फ घोषित करना शुरू कर दिया। आपको पिछले दिनों याद होगा, कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में, हुबली में, बेलगाम में, मतलब बीजापुर में, सब जिलों में किसान महीनों आंदोलन कर रहे थे। जी, लोग धरने बैठे थे, एमपी एमएलए धरने बैठे उनके पास थे। प्रॉपर्टी के कागज थे और हाँ, वो जी, और उसको वक्फ घोषित कर दिया। और फिर उसको पोजीशन की बात आई, वो आंदोलन के बाद फिर चीफ सेक्रेटरी ने उसको विड्रॉ किया। ऐसे तो केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं थी। जब जब चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव था, 2009 में, उसके पहले चुनाव के, आप यकीन कर लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने 14 में चुनाव डिक्लेयर किया लोकसभा का, उसके सुबह 10 बजे मनमोहन सरकार की कैबिनेट बैठी और उस कैबिनेट ने कहा कि 123 जो लैंड है जो डिस्प्यूटेड है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हमारी वक्फ है, उस 123 को आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि आप उसको पूरा क्लियर करके आप आज ही हैंड ओवर कर दीजिए। तो ये तुष्टिकरण नहीं था, लाखों करोड़ की ज़मीन भारत सरकार की। आप सरकार में तो कस्टोडियन, हम मालिक नहीं हैं। कोई मालिक अपनी लैंड को जिसको चाहे गिफ्ट कर दे, चाहे जिसको दे दे, बट कोई भी गवर्नमेंट में है, गवर्नेंस में है, तो वो केवल कस्टोडियन है। और कस्टोडियन के रूप में वो किसी राजस्व को वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और उन्होंने कर दिया। वो तो लोग वकील गए, आलोक कुमार जी हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, वो अभी स्टे पे है। नहीं तो 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की लुटियन जोन्स के आसपास की वो चली जाती वक्त को। तो इस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि केवल वोट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कि यहाँ तक कि भारत सरकार की अपनी ज़मीनों को भी आज वक्फ को देने का फैसला कर लिया था कांग्रेस ने। तो ये जो शहरी विकास मंत्री ने जो कमेटी को, जेपीसी की कमेटी को और रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया कि भूमि विकास विभाग की 108 और डीडीए की 130 संपत्तियों को का वक्फ में ने दावा किया है, तो उन संपत्तियों का अब क्या होगा? उसको किस तरह से अब जब आपकी कमेटी आ रही है और कानून आ जाएगा, उसके बाद वो क्या आएगी, या फिर सरकार फिर से दावा करेगी कि नहीं ये सरकारी संपत्तियां हैं? दावा क्या करना है। अब ये अगर जिस दिन कानून इनेक्ट हो जाएगा, तो जहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। अभी जो यह है कि साहब अगर डिस्प्यूट है तो उसका कोई फैसला नहीं, तो अब इसमें और कहीं भी वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है, हमने वक्फ बाय यूजर को भी ख़त्म किया है। तो ये प्रोस्पेक्टिव हमने बनाया है कि बहुत से लोग, जो ये जाकिर नाइक से लेकर तमाम लोग अफवाह फैला रहे थे कि अगर कहीं कोई मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो अगर वो है, उसका डीड भी नहीं है, अगर डीड भी नहीं है, तब भी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। तो इस तरह से ये भी जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये कानून पास हो गया तो सारी मस्जिद, पूजा घर सब चला जाएगा, वो भी नहीं है। लेकिन वो जो जैन मंदिरों को ले के रखा हुआ है, वक्फ बोर्ड का दावा है उस पर? नहीं, मुझे लगता है कि अब जो एक डिस्प्यूट है, अभी तक तो केवल ट्रिब्यूनल में था, तो अब चाहे जैन का हो चाहे उसका हो, तो वो अब कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्रीड पार्टी को जाने का है। भाई अभी तो कोई उनके पास विंडो ही नहीं है। अगर जैन की है, आपकी है, हमारी है, ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया ये प्रॉपर्टी वक्फ की है,
तो उसके आगे आपके कुछ नहीं कर विंडो बंद हो गई। तो इसलिए ये जो वक्फ का अमेंडमेंट लेके आई सरकार, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इससे मतलब वक्फ करने वाले की मंशा भी पूरी होगी और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है, वक्फ कमेटी में जो कम्युनिटी, अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो विपक्ष किसका ज़्यादा विरोध कर रही है, महिलाओं को शामिल किए जाने का या फिर अन्य धर्म के लोगों को जो आप लोग दोष शामिल करने की बात कर रहे हैं कमेटी में? अगर हम वक्फ के कमीशन में बोर्ड में दो महिलाएं रखे रहें तो इसका क्यों विरोध हो रहा है? यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आप तो लगातार बैठ के बातचीत कर रहे थे। पूछिए आखिर मतलब जब आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज महिलाओं का योगदान चाहे स्पेस के क्षेत्र में हो, फाइटर पायलट के क्षेत्र में हो, आर्मी के इन्फेंट्री में हो, जर्नलिज्म में हो, हर क्षेत्र में बराबर का कंट्रीब्यूशन है। तो अब कोई वो थोड़ी कि मतलब बुरके में या पर्दा नशीन है कि साहब वो वक्फ बोर्ड में या ऑल इंडिया वक्फ कमीशन में नहीं हो सकती। तो ये सरकार लाई कि 2 महिलाएं होना जरूरी है और 2 नॉन मुस्लिम की बात कही है। तो इसलिए 2 नॉन मुस्लिम की बात कही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस बॉडी नहीं है, कोई मस्जिद या ईदगाह या कोई अजमेर शरीफ या देवा शरीफ नहीं है। वो एक स्टैचुरी बॉडी है। वो स्टैचुरी बॉडी मतलब लोगों के केवल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए है, ज़मीनों के रखरखाव के लिए है कि उसका दुरुपयोग ना हो। तो उसमें अगर नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं, मान लिया कल कोई अधिकारी है तो अधिकारी की तो कोई कास्ट होती नहीं, फिर इसी तरह से 2 नॉन मेंबर हैं, तो मुझे लगता है ये तो और बेहतर होगा। तो वो महिलाएं कौन सी होंगी जिनको आप चुनेंगे? नहीं, हम नहीं चुनेंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी। हाँ, प्रक्रिया। तो वो क्या महिलाएं अप्लाई करेंगी उसमें खुद से? महिलाएं ही होंगी, महिलाएं आती हैं विमेंस। आखिर मुस्लिम महिलाएं भी इतनी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी हमारे जीपीसी के सामने आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, एक मोहतरमा सालनी थी, उनके साथ 2-3 सब डीयू के अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने इसका वेलकम किया इस अमेंडमेंट का और बड़े लॉजिकली कहा। और सभी सांसद थे, वो लोग जो भी सवाल किया उनका जवाब ऐसा दिया कि उस दिन मैंने महसूस किया कि आज माइनॉरिटीज़ की विमेंस दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे आर मोर एजुकेटेड और वो जानती है कि हमको किस में फ़ायदा किस में नहीं है। तो महिलाएं जानती हैं कि उनका किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है। और हमारे साथ थे जेपीसी के चेयरमैन जो बता रहे थे कि किस तरह से विपक्ष भ्रम की स्थिति फैला रहा है। देखते रहिए सी न्यूज़।